सभी दोस्तों को नमस्कार नमस्ते। मैं हूं प्रमोद शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती हिंदी मंच। दोस्तों, आज की इस सेशन में एचटेट का पीवाईक्यू रहेगा 2023 का। लेवल 3 रहेगा, जो पीआरटी होता है, जेबीटी वाला। तो आइए देखते हैं कैसे प्रश्न थे, कैसा लेवल था, और एक एक शब्द का, एक एक वर्ण का विश्लेषण रहेगा। विश्लेषणात्मक क्लास रहेगी पूरी, रटंत प्रणाली से बिल्कुल हटकर। खैर, आपको जो पुराने साथी हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस इस क्लास में आखिर तक बने रहना है। तो आइए, पहले हमारे पास हिंदी का पार्ट है, उसके बाद हरियाणा जीके का रहेगा। देखो, पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया पर्यायवाची से, किस विकल्प का शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो मत्स्य, सल्की, जस और मकरी। मत्स्य भी मछली का पर्यायवाची है, सल्की भी है। सल्की वैसे आधा लय आता है ये, लेकिन यहाँ उलझाने के लिए दे दिया। जस भी होता है, मकरी मकरी नहीं होता, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो मकरी का क्या होता है? मकरी का होता है मकड़ी, मकड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस विकल्प के शब्दों में प्रत्यय संबंधिनी अशुद्धि है? प्रत्यय से संबंधी अशुद्धि पूछा इसने। विवाहेतर और उसका दूसरा है चिन्ह। ठीक है, माननीय और नाइन, प्रत्याशी, प्रमोदित, पांडित्यता और बाहुल्यता। तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। इसमें पांडित्यता नहीं होता, इसमें पांडित्य होता है, पांडित्य। ठीक है, या फिर पंडिताई। और इसमें बाहुल्यता नहीं होता, या तो इसमें बहुलता करो या फिर बाहुल्य करो, ये बनेगा इसका। इसमें अशुद्धि है, बाकी और तीनों सही है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में क्षमा और क्षमा शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? देखो कितना माइनर डिफरेंस है। इसमें क्ष पूरा है और इसमें आधा है। तो देखो, तप्त और धूप गलत है, कौन से का भी नहीं है। माफी और तलवार, क्षमा माफी होता है लेकिन तलवार नहीं होता, क्षमाद्य क्षमा का। कत्था और माफी, ये भी गलत है। अक्षमा माफी और क्षमा पृथ्वी, ये सही हो जाएगा भाई, इसका भी चौथा हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो क्षमा है, ये एक बार पहले भी पूछा गया था, आधे क्षमा वाला। ठीक है ना। ये जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। देखो कितना, एक रेखा हटते ही कितना डिफरेंस आ गया उसके अर्थ में। अगला प्रश्न क्या पूछा इसने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो भाई, इसने पूछा ये वह नासिके वर्ण है, ड ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, र लुंठित वर्ण है, और ल पार्श्विक वर्ण है। तो कौन सा सही नहीं है? जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही नहीं है। यह और वह क्या है? ये अर्ध स्वर है। किस में आते हैं? ये अर्ध स्वर में आ जाते हैं, ये और वह। नासिके वर्ण होंगे आपके हर वर्ग का पंचम वर्ण। हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है वो नासिके वर्ण होता है। जैसे क वर्ग का अंग हो गया, क ख ग घंग, च छ ज झैया, ये सभी नासिके वर्ण होंगे। ड और ढ उत्क्षिप्त वर्ण है, बिल्कुल सही है। र और र लुंठित वर्ण है, या इसको दूसरा नाम क्या है? प्रकंपित वर्ण। क्या बोलते हैं इसको? प्रकंपित वर्ण है या लुंठित वर्ण, एक ही बात है। ल पार्श्विक वर्ण है। ये तीनों सही हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। 35 का देखिए क्या क्वेश्चन पूछा इसने, किस विकल्प का शब्द
व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। नगर, रामायण, आगरा और ताजमहल। रामायण, आगरा और ताजमहल ये किसी स्पेसिफिक नाउन है, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नगर है वो एक अपनी जाति का बोध करवा रहे हैं, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, किस विकल्प के सभी शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, यानी कि किसमें अभी उपसर्ग नहीं है। देखो, अभिराम, अभी प्लस राम, अभी इसमें उपसर्ग है, और अभी और आगत इसमें भी अभी उपसर्ग है। अभी और इष्ट, अभी छोटी और इष्ट ये भी इसमें अभी उपसर्ग है। अभी प्लस इप्सिप्त इसमें भी अभी उपसर्ग है। अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय यण संधि हो जाएगी इसमें। अभी और शेख इसमें भी अभी उपसर्ग है। आधिकारिक और आध्यात्मिक इनमें नहीं है भाई। आधिकारिक में क्या है, आधिकारिक में उपसर्ग है ही नहीं, इसमें अधिकार प्लस इक प्रत्यय से बना है, इसमें उपसर्ग है ही नहीं, इसमें इक प्रत्यय रहेगा। इसी प्रकार से आध्यात्मिक इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये अध्यात्म प्लस इक प्रत्यय ही इसमें है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में उपसर्ग से युक्त बने हुए हैं। 37 का प्रश्न देखिए कैसा पूछा गया। तत्पुरुष समास का कौन सा युग्म असंगत है। तो असंगत पूछा है जो ठीक नहीं है। आशातीत, आशा से अतीत यानी कि आशा से परे, ये मतलब होता है इसका। तो कर्म तत्पुरुष ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं। तुलसीकृत, तुलसीकृत संबंध तत्पुरुष ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। तुलसीकृत का मतलब हो जाएगा तुलसी से कृत, कृत का मतलब होता है रचना उसकी, तो यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष भी नहीं होगा यहाँ पे, ये भी गलत है। रसोई घर, रसोई के लिए घर संप्रदान तत्पुरुष ये सही है। गृहस्थ घर में स्थ अधिकरण तत्पुरुष ये भी सही है। तो इसमें ये शायद इस प्रश्न की लैंग्वेज ही गलत है, या तो ये होना था 1 और 2 दोनों, ये असंगत है इसमें, ठीक है ना। बाकी इस पर ऑब्जेक्शन लगा होगा प्रश्न पे, इस पे ऐसा इसमें दिख रहा है। तो इसमें जो है ना आशातीत कर्म तत्पुरुष नहीं है, आशा से परे अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, और दूसरा भी असंगत है इसमें, तो ये दोनों ही इसके असंगत हो जाएंगे। किस शब्द में इत प्रत्यय कृदंत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय, कृदंत क्या होता है, कृत प्रत्यय अंत में है जिसके, ठीक है ना, तो वो। तो देखो भाई, और कृत प्रत्यय का जुड़ता है, कृत प्रत्यय सीधा जो है धातु से जुड़ता है, और तदित प्रत्यय जो है होते हैं वो जुड़ते हैं संज्ञा और विशेषण के साथ मिलके एक नया शब्द वो बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो अब इसमें कौन सा जो शब्द है जिसमें कृदंत प्रत्यय है, तो पूजित, तो ये जुड़ा है पूज प्लस इत, ठीक है। पूज धातु है भाई, मेरे ख्याल से यही प्रत्यय होना चाहिए, यही होगा इसका आंसर। कलंक फिर क्या हो गया, कलंक हो गया क्या भाववाचक संज्ञा, और इससे बना इत प्रत्यय कलंकित, ये तदित प्रत्यय में आ गया, ठीक है। कुसुम और इत प्रत्यय, कुसुम फूल का पर्यायवाची है, संज्ञा आ गई है जातिवाचक, यहाँ फिर कौन सा आ गया प्रत्यय, तदित प्रत्यय हो जाएगा इसमें भी। फल प्लस इत, फल भी फिर जातिवाचक संज्ञा में आ गया, या द्रव्यवाचक कह लो, तो फिर इसमें भी इत प्रत्यय है, तो ये भी तदित में आ गया। तो पूज प्लस इत पूजित, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पूजित वाला। इसमें कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है और सभी में तदित प्रत्यय है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
अपने साथियों को शेयर कर देना भाई। आगे देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कंपाउंडर बीमार को दवा पिलाता है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद है। पिलाता है, देखो तो पूर्वकालिक क्रिया नहीं है। पूर्वकालिक क्रिया में तो मतलब जो एक क्रिया करके और कर्ता दूसरी में लग जाता है, तो इसमें तो एक ही क्रिया हो रही है। आगे देखो, नाम धातु क्रिया में मतलब जैसे अ, उससे जो है संज्ञा विशेषण से बनने वाली होती हैं वो, जैसे फिल्म से फिल्माना, गर्म से गरमाना, हाथ से हथियाना, ये भी नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती हैं? ये दो प्रकार की होती हैं। और वैसे इसकी परिभाषा क्या होगी कि जहाँ कर्ता, जब कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वो होती है नाम धातु। और ये प्रेरणार्थक क्रिया। और ये दो प्रकार की होती हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जो कर्ता है वो स्वयं कार्य करता है। लेकिन द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है, कर्ता किसी और को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे कंपाउंडर क्या है, करता है वो बीमार को स्वयं दवा पिलाता है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा, प्रथम है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे होगे? ठीक है, आगे चलें। चलो सर आगे चलो। तो भाई किस विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है? तो किसके नहीं है भाई? तत्सम तद्भव से बिल्कुल 101% जो है ना प्रश्न आएगा। और तत्सम तद्भव की ट्रिक मैंने ऐसी बता रखी है, व्याकरण की जो अपनी प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण के नाम से, उसमें देख लेना जिस साथी ने नहीं देखी है। ट्रिक है ज़बरदस्त, वो ट्रिक 2-3 बार देख लेना, भूलोगे नहीं। वैसे तो अनगिनत शब्द हैं, कितने याद करोगे। और जो साथी संस्कृत के हैं वो भले ही कर सकते हैं, बाकी और बस की बात नहीं है। सीधी बात है भाई, कड़वी बात है ये। तो देखो बयार और काज, बयार हवा और काज कार्य, ये तद्भव हैं दोनों, ठीक है ना। देखते हैं आगे, आज्ञा और राजा, तो ये क्या है, तत्सम है। आज्ञा का हो जाएगा तद्भव आयसु, क्या हो जाएगा, आयसु। और राजा का हो जाएगा राय, क्या हो जाएगा, राय। या फिर राव भी हो सकता है कई बार, राव ये भी आया है कई बार। स्वामी का हो जाएगा क्या, स्वामी का हो जाएगा तद्भव साई, क्या हो जाएगा, साई। और पक्ष का हो जाएगा पंख, क्या हो जाएगा, पंख। क्या तद्भव हो जाएंगे ये सारे। मैं ये जो और आए हैं 6 इनके बता रहा हूँ साथ में, निकट भविष्य में आ सकते हैं, ये भी ध्यान कर लो भाई। कर्ण का हो जाएगा कान, और वत्स का हो जाएगा, वत्स का हो जाएगा आपका बछड़ा, ठीक है ना। काऊ काफ जिसको बोलते हैं, बछड़ा। या फिर बेटा भी होता है, बेटा। ये दोनों हो जाएंगे इसके। लेकिन यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा था कि विकल्प के शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम यानी कि तद्भव कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, बयार और काज, ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भाई, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, या फिर कह दो अन्य पुरुष। अन्य पुरुष और प्रथम पुरुष एक ही बात है। उसके बाद आता है फिर आपका उत्तम पुरुष, और फिर आता है मध्यम पुरुष। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक कोई सर्वनाम का भेद नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद है, ठीक है। तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखो भाई, उसके बाद पूछ रहा है ये, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखो भाई, अच्छा, आधा, बुरा और लाल। तो इसमें से कौन सा, ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये गुणवाचक का नहीं है। ये या तो आ जाएगा आपका परिमाणवाचक का,
या फिर संख्यावाचक का। अब सर दोनों कैसे आएंगे? दोनों यूँ आएंगे, इसका जो विशेष्य है वो क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आधा गिलास पानी लाओ। यदि ये यहाँ पे हो कि आधा गिलास पानी लाओ तो ये आ जाएगा किसकी श्रेणी में? परिमाणवाचक की। अब ये हो इसका विशेष्य कि मोहन को आधा सेब दे दो, आधा सेब, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिर हो जाएगा संख्यावाचक में, ठीक है, और निश्चित संख्यावाचक में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ये गुणवाचक का, हाँ, बुरा और लाल ये भी गुणवाचक के। अगला प्रश्न देखिए क्या है। आगे है भाई, संधि से प्रश्न उठाया इन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उदाहरण है पूछा है। वागीश व्यंजन संधि का है, कैसे बनेगा? वाक प्लस ईस व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। नियम कौन सा लागू हुआ कि किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि घोष वर्ण आ जाए, घोष वर्ण कौन से होते हैं? सभी तो स्वर होते हैं, हर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और ये र ल व है, ये सारे घोष होते हैं। तो किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि घोष वर्ण हो तो वो पहला वर्ण अपने से तीसरे में बदल जाएगा। जैसे क का यहाँ पे ग हो गया, देखो ये हो गया ग, वागीस, ठीक है। और ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, पहला ही नियम है ये व्यंजन संधि का। तो ये भी कौन सी है? ये भी आपकी व्यंजन संधि ही है। आगे देखो भाई, देव इच्छा, ये हो जाएगा आपका देव प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा? देव प्लस इच्छा, ठीक है। तो ये होगी आपकी दीर्घ संधि। आगे देखो, कपि प्लस ईश, कपीस, तो यहाँ पे कपि और ईश ये हो जाएगा इसका। ये भी क्या है? दीर्घ संधि है, स्वर संधि का जो भेद है। विधुदय, विधु प्लस उदय, ठीक है ना, विधु प्लस उदय, ये कौन सा हो जाएगा? ये भी दीर्घ संधि है, ये भी दीर्घ और ये भी दीर्घ। जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका वो व्यंजन संधि है। वाक, इसका विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस ईस। समझ गए? इतनी गहनता से मेरे ख्याल कौन समझाता होगा भाई। आगे देखो, विलोमार्थी युग्म संगत नहीं है, भाई इसका कौन सा नहीं है वो बताना है। आज्ञा, अनुज्ञा, यही नहीं है भाई शायद। आचार, अनाचार, आछन, निराछन, आलसी, उद्यमी। तो देखो, आचार होता है अच्छा आचरण, अनाचार होता है बुरा आचरण, जिसका आचरण अच्छा ना हो। आछन होता है ढका हुआ, निराछन बिना ढका हुआ। आलसी, आलसी होता है, उद्यमी होता है परिश्रमी। तो आज्ञा और अनुज्ञा नहीं होता, आज्ञा का होता है आपका अवज्ञा। क्या होता है? अवज्ञा होता है ये। तो यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये संगत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दूसरे के काम में दखल करना, वाक्यांश के लिए एक उचित एकल शब्द चुनिए। दूसरे के काम में दखल करना, उन्मूलन, ये तो होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, ये नहीं होगा। षोडशी क्या होता है? षोडशी हो जाएगा, षोडशी बना है षोडश से, षोडश का मतलब होता है 16, 16 वर्ष। तो षोडशी क्या हो गया? 16 वर्ष की कोई युवती, ठीक है, कोई भी लड़की। हस्तक्षेप, ये हो जाएगा इसका, दूसरे के कार्य में, काम में दखलंदाजी करना, ये होता है हस्तक्षेप, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरफेयर, ठीक है ना। अधूढ़ा, ये देखिए, अधूढ़ा क्या होता है?
ये भी कई बार पूछते हैं। अधूढ़ा होता है, एक तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है वो कि जिस महिला का पति जीवित हो और उसके जो है महिला के होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली हो, ठीक है, या फिर मतलब उस महिला को छोड़ दिया हो, त्यक्त। और दूसरा होता है, एक इसका अर्थ होता है कि भाई मतलब विवाह से पहले ही कोई लड़की जो है मतलब गर्भवती होना, उसको बोलते हैं, उसको भी अधूढ़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका दो अर्थ होते हैं, इसके मैंने बता दिए आपको। कई बार ये भी पूछा जा चुका है, लेकिन इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हस्तक्षेप आएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो हिंदी के शायद यही प्रश्न थे। अब देखते हैं हरियाणा जीके से कैसे प्रश्न पूछे गए। आइए देखिए हरियाणा जीके से कैसे प्रश्न थे। इन्होंने पहला प्रश्न स्पोर्ट्स से उठाया है। एशियाई खेल 2023 में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक गुलिया हरियाणा के किस जिले से हैं? क्या झज्जर से हैं, जींद से, क्या अम्बाला से, या फिर गुरुग्राम से? तो ये पलक गुलिया जो है ये झज्जर जिले से हैं, और झज्जर जिले में इनका गांव का नाम है निनाना। क्या नाम है? निनाना। और किससे संबंधित है ये हैं 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग से, एयर पिस्टल शूटिंग से संबंधित है ये, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके मैंने 3 प्रश्न बता दिए। आगे देखो, हरियाणा में कितने उपखंड हैं? तो कितने हैं भाई? तो हरियाणा में 95, 49, 143 या 74? तो इसमें कितने हैं उपखंड? 74 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, शिवालिक विकास एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर उसका, शिवालिक जो विकास एजेंसी है, पंचकुला में है क्या, अंबाला में, यमुनानगर में, या फिर कैथल में? तो इसका है आपका, कहाँ आएगा? अंबाला में, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। आगे देखिए, बाकी लगभग जो हेडक्वार्टर है वो पंचकुला में है। 80% जो मुख्यालय हैं वो कहाँ है? पंचकुला में है। यदि कोई पजल हो जाए दिमाग से कोई प्रश्न, तो बस तुक्का मारना हो तो बस वो हेडक्वार्टर पंचकुला में कर दो, ठीक है ना। बल्कि 90 कहिए, 90% जो हेडक्वार्टर है पंचकुला में है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा का वह कस्बा जो कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है भाई वो? कलानौर है क्या, बलाना, दादरी, या फिर समालखा? तो कहाँ है वो? तो वो है समालखा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। और समालखा कहाँ है? समालखा है पानीपत में, पानीपत में। अगला प्रश्न देखो, करो चोटी की ऊंचाई है कितनी है? 1400 मीटर से अधिक, 1500 मीटर से अधिक, 1600 मीटर से अधिक, या फिर 1700 मीटर से अधिक है? तो कितनी है भाई? तो इसकी है 1400 मीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बख्तियार काकी था क्या, बाबा फरीदुन थी, नसरुद्दीन मोहम्मद, या गेसुदराज? तो कौन थे? तो ये थे बाबा फरीदुद्दीन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य भी था? जो संविधान सभा का सदस्य भी था, तो देखो कौन सा था। सरदार हरचरण सिंह बरार, श्री जयसुखलाल हाथी ये हो जाएंगे शायद, महावीर प्रसाद,
श्री बाबू रामानंद। तो ये बाबू परमानंद है भाई शायद, ये रामानंद नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, जयसुखलाल आठी। हरियाणा का वह जिला जहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ है ये? तो ये राष्ट्रीय उद्यान पूछा इसने, तो ये है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। तो ये सुल्तानपुर में है ये, ठीक है ना, तो वो है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। रेवाड़ी में कौन सा है? नाहर वन्य जीव अभयारण्य। जींद में है आपका बीरबारा। कौन सा है? बीरबारा। सोनीपत में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, ठीक है। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आयरिश सैनिक जिसने 18वीं सदी के अंतिम दशक में हरियाणा में स्वयं का राज्य स्थापित किया था, तो कौन है ये? कौन थे भाई? तो ये थे जॉर्ज थॉमस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, जॉर्ज थॉमस। और अगला प्रश्न देखिए, भिराना एक सिंधु सभ्यता घाटी स्थल है, अवस्थित है, जो कहाँ है? तो ये आपका फतेहाबाद में रहेगा, फतेहाबाद में। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, जिसमें हिंदी हरियाणा जीके के प्रश्न थे, अच्छे लेवल के प्रश्न थे। तो अपने साथियों को जो शेयर ज़रूर करिए क्लास को जो है। और नेक्स्ट क्लास जल्द ही अपलोड कर देंगे, जो कि किसी PYQ या फिर मॉडल पेपर की रहेगी। तो मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।